हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग इसमें सीपीओ एसआई का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 2023 का, जिसमें आज हम लोग पहुंच गए हैं 5 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में। मतलब इसके पहले हम लोग 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के 3 शिफ्ट कर चुके हैं और 5 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट हमने लगा लिया है। अभी करने जा रहे हैं सेकेंड शिफ्ट, इसके बाद होगा थर्ड शिफ्ट, उसके बाद सीपीओ एसआई का 2023 का पेपर हम लोग कर चुके होंगे इसके एक और बाद। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, तो देखना यह है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये सीपीओ एसआई 2023 वाला पेपर है। अब आप कहेंगे 2022 वाला, तो जब आपका एग्ज़ाम जब तक नज़दीक आएगा हम 2022 का भी कराने की कोशिश करेंगे इसके पहले। अच्छा, अब सीपीओ का देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीपीओ के ही सारे पेपर करेंगे। इसके पहले सीजीएल का पेपर करवाया हूँ, स्टेनो का करवाया हूँ, सीएचएसएल का करवाया हूँ, एमटीएस का करवाया हूँ, वो सब लगा डालिए ना। सब में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी के सारे इंग्लिश के पेपर आप सॉल्व करिए। सब 19-20 का फ़र्क होता है, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले स्पेलिंग का ही मैटर आ गया ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है और 4 वर्ड को, ये देखो ये 4 हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है और कह रहे हैं कि इनमें कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो यहाँ लिखा अनकंसीवेबल, तो इनकंसीवेबल जो बना है वो किससे बना है? कंसीव से, CEIVE होता है कंसीव करना। तो इसमें कंसीवेबल की स्पेलिंग तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, तो आंसर नहीं होगा। कन्विक्शन की भी स्पेलिंग ठीक है, ये भी गलत नहीं है। डिडक्शन की भी स्पेलिंग सही है, ये भी गलत नहीं है। रही परसिस्टेंसी की बात, तो देखो परसिस्ट में PERSIST, ये इतना तो होता है, तो परसिस्ट तक तो ये ठीक है। इसके बाद जो इसमें ANCY लिखा हुआ है परसिस्टेंसी, तो वो AN नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये E होता है, ENCY होता है। तो सब कुछ ठीक था, केवल गड़बड़ी किसकी है? ये ए की गड़बड़ी हो गई। AN की जगह EN होना चाहिए था, यानी कि ये गलत होगा और ये आंसर हो गया आपका। तो परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? निरंतरता, किसी चीज़ की कंटिन्यूएसी होती है, जो लगातार निरंतरता होती है, कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं। परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऐसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है? एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? काम। तो काम का मतलब क्या होता है? एकदम से शांत होता है। और क्या वर्ड हो सकते हैं काम का? एक काम हो गया और एक क्या हो गया? पीसफुल हो सकता है। एक और वर्ड आता है ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, मतलब एकदम से शांत, कूल, ये हो गया। अब एंटोनिम बताना है, तो देखो टर्बुलेंट का मतलब एकदम से क्या होता है? अशांत, अस्थिर, ये होता है। उथल पुथल जानते हैं ना, उथल पुथल, अपहीवल, वो होता है टर्बुलेंट। तो हमें जिस एंटोनिम की तलाश थी वो पहला ही ऑप्शन हो गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसमें डिफरेंसेस मिल जाएं आपको। शॉक्ड का मतलब जिसमें सदमा लगा होगा। और कन्फ्यूज्ड, ये दिमाग से होता है। कन्फ्यूज्ड का मतलब आप समझ ही रहे हो, जब हम किसी मतलब डिटर्मिनेशन पे नहीं होते, कुछ श्योर नहीं होते, तो कन्फ्यूज हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ? टर्बुलेंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो एक इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बताओ। हियर समवन आउट। तो हियर समवन आउट क्या मतलब है? हियर समवन आउट का देखो, इसका मतलब ये होता है ना कि लोग जो कह रहे हैं, जैसे कोई आदमी कुछ कह रहा है तो उसको वो काम करने दो। ठीक है, तो यही है। देखो यहाँ लिखा कीप समवन आउट, ये नहीं होगा। लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग, जो कह रहे हैं उसको करने दो, पूरा करने दो। तो यही है हियर समवन आउट का मतलब हुआ लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। ठीक, ये दूसरा वाला होगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर से देखो एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? स्लगिश का। स्लगिश का मतलब क्या होता है बेटा? ये स्लगिश का एक मतलब होता है लेजी। लेजी होगा तो आइडल भी होगा। ये आइडल, IDLE वाला आइडल है। ठीक है, तो लेजी है, आइडल है।
ठीक है। एक ये स्लगिश हो गया, थोड़ा काहिल, कामचोर, लेजी, इनएक्टिव टाइप का आदमी होता है, सुस्त, आलसी कह सकते हो इसको। एबनॉर्मल कोई मतलब नहीं होगा, अटरली मतलब पूरी तरह से कोई मतलब नहीं होगा। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज होगा। अगर कोई आदमी स्विफ्ट होगा तो इसका मतलब उसका फुर्तीला होना जरूरी है, ठीक, फुर्तीला होगा। तो ये आलसी, स्लगिश, स्लो, और ये क्या हो गया, ये फुर्तीला हो गया। तो ये आपको एंटोनिम मिल गया। स्लो करोगे तो ये साइनोनिम में आ जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा है, स्विफ्ट लगाइए आप लोग उसका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या करना है, मीनिंग बतानी है, किसकी, ईडीएम की मीनिंग बतानी है। लिखा है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो कैसल्स है, उसको हम लोग असल में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है तो हम लोग उसको कैस्टल्स बोलते हैं। तो बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, ज़्यादातर लोग कैस्टल्स बोलते हैं, जबकि यह है क्या, कैसल्स, उसमें टी नहीं बोलना चाहिए। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, तो कैस्टल समझते हैं तो चलो कैस्टल से ही सही, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या हुआ, ख्यालों में, ठीक। अब ख्यालों ही ख्यालों में किला बना ले रहे हैं, रेत का किला हिंदी में कहते हैं, रेत के किले बनाना, हवाई किले बनाना मतलब ख्याली पुलाव पकाने जैसा होता है। चलो, तो ये हो गया टू मेक इमेजिनरी स्कीम्स, ये तो ठीक लग रहा है। बिल्ड पैलेसियल हाउस, ये देखो पैलेसियल हाउस मतलब जैसे महल जैसा घर बनाना, ये एक्चुअली का नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा। टॉक पॉइंटलेसली भी नहीं होगा, टू मेक यूजलेस एफर्ट नहीं होगा, ये पहला वाला ही है, ठीक है। ढूंढ रहे थे कोई और बेहतर विकल्प मिल जाए तो, लेकिन और कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला। तो 6 में आ जाओ, नंबर है इसमें एंटोनिम बताना है फिर से किसका, प्रोफेन का। देखो अभी कल वाले में एक वर्ड मिला था हम लोगों को, ब्लास्फेमी, ठीक है। तो ब्लास्फेमी से ही मिलता जुलता वर्ड है। प्रोफेन का मतलब होता है ना, जैसे कोई पवित्र चीज़ है, कोई जैसे मान लो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे हमारा रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। या मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, ये गुरुद्वारे हैं, ये पवित्र जगहें हैं। इनको अपवित्र करना, दूषित करना, तो किसी भी पवित्र वस्तु को अपवित्र या दूषित कर देना, उसी को प्रोफेन कहा जाता है। या कह सकते हो देवी देवताओं को गाली दे देते हैं, तो वो हालांकि उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, लेकिन यह भी एक प्रोफेन करने वाला काम हो गया, पल्यूट करना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ इममटेरियल। तो इममटेरियल का कोई लेना देना नहीं। डिवाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइन का मतलब क्या होता है, ईश्वरीय, ठीक है, ये क्या हो गया, ईश्वरीय। और दूसरा डिवाइन वर्ड यूज किया जाता है पवित्र के लिए, ठीक है। बार्नयार्ड क्या होता है, बार्न जानते हो ना, खलिहान होता है। खलिहान जानते हो, जहाँ गेहूं वगैरह की मड़ाई होती है, जहाँ भूसा अनाज से अलग किया जाता है, वो बार्नयार्ड होता है। वहाँ काफ़ी खुला मैदान होता है ना, बार्नयार्ड होता है, ठीक। तो अब परवर्स का मतलब क्या होता है, परवर्स एक तरह से मतलब किसी चीज़ पर अड़े रहने के लिए होता है। तो अब इसमें जो वर्ड आएगा एंटोनिम में, वो क्या लगा सकते हो आप, डिवाइन लगा सकते हो। प्रोफेन अपवित्र करना, अशुद्ध करना, और डिवाइन का मतलब ईश्वरीय और शुद्ध के लिए होता है, पवित्र के लिए। तो आपका एंटोनिम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें हर वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी हो। तो इसमें देखो, द सही है, कंट्रीज सही है, जीडीपी सही है, ब्लूम्ड सही है, डिस्पाइट भी सही है, द ऑनगोइंग वार सिचुएशन, तो इसमें तो पूरा का पूरा सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। अब नीचे जो 3 दिए हुए हैं उनमें देखते हैं हम कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। तो यहाँ देखो, द कंट्रीज जीडीपी ब्लूम डिपीट, डिस्पीट नहीं होता, डिस्पाइट होता है। और डिस्पाइट में देखो स्पेलिंग जो होती है ना, DESPITE होता है ना, तो ये डिस्पाइट में DI लगा दिया, और यहाँ डिस्पीट दे दिया। देखो यहाँ ई की जगह आई होना चाहिए। तो यही डिस्पाइट की स्पेलिंग बाकी तीनों में गलत है, तो केवल पहला वाला ही आंसर हमारा हो पाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो क्या दिया है इन्होंने, स्टडी ऑफ क्वाइंस। देखो बहुत सारे स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग लॉजीज में या इक्स में पढ़ेंगे,
ग्राफी है, लोजी है, उस तरह से। तो अब देखो, स्टडी ऑफ क्वाइंस, क्वाइन मतलब सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बाकी जो चारों वर्ण हैं ये भी स्टडी से ही रिलेटेड हैं। फिलेटली क्या होता है? फिलेटली होता है पोस्टल स्टाम्प्स, ठीक है, डाक टिकट होते हैं तो उनकी स्टडी कहा जाता है। और एक होता है फिलेटलिस्ट, एक ऐसा पर्सन जिसको डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है, उसको हम लोग फिलेटलिस्ट कहते हैं। और फिलेटली मतलब पोस्टल स्टाम्प की स्टडी को कहा जाता है। अब दूसरा वर्ड है एपोथिकेरी। एपोथिकेरी मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दवाइयाँ बनाता और बेचता है, दोनों चीज़ें, जो दवाइयाँ बनाता, ड्रग्स मेडिसिन बनाता और बेचता है, उसको एपोथिकेरी कहते हैं। एंटीकरी क्या है? तो एंटीकरी जो वर्ड है वो किससे बना है? एंटीक से। एंटीक का मतलब क्या होता है? बहुत प्राचीन, पुरातन चीज़ें। अक्सर ये क्वेश्चन आया करता है। हमने पहले भी कहा है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई चीज़ है, उस पर आप स्टडी करते हो तो वो एंटीकरी कहा जाता है। एंटीक चीज़ों का, एंटीक तो समझ रहे हैं, एंटीक चीज़ों की स्टडी हो जाती है। फिलहाल आपका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है? देखो यहाँ हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है और मैं हाईलाइट करना भूल गया। ठीक है, तो हाईलाइट अब उस समय करना भूल गया था, अब बता दे रहा हूँ। ये वर्ड कौन है? स्परियस, जो अंडरलाइन किया गया था। दे ड्रैंक सम स्परियस ड्रिंक एंड फेंटेड। उन लोगों ने कुछ स्परियस ड्रिंक पिया और फेंटेड का मतलब बेहोश हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ जो स्परियस वर्ड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्परियस जानते हो, फेक होता है, ठीक है, या नकली कहा जाता है। तो नकली शराब जैसे पी लेता आदमी, नकली शराब पी लिया और बेहोश हो गए, बहुत जगह से अक्सर न्यूज़ में निकला करता है, नकली शराब पिए। तो नकली का एंटोनीम क्या होगा? असली होगा। असली के लिए कौन सा वर्ड लगा सकते हो? जेन्युइन लगा सकते हो। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बनावटी होता है। बनावटी मतलब ये वही नकली ही होगा। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, ईगरनेस होती है। नेफेरियस किसके लिए यूज किया जाता है? विक्ड के लिए यूज किया जाता है। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या बुरा, शैतानी कह सकते हैं। और जनरली ये किसी कार्य के लिए। नेफेरियस एक्ट मतलब क्या हुआ? बुरा कार्य, ठीक है, ऐसे होता है नेफेरियस। पर्सन के लिए नहीं, वो जनरली किसी एक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो विक्ड एक्ट कोई बुरा काम होता है, बैड डीड होती है, उसको नेफेरियस कह दोगे। फिलहाल आंसर आपका पहला वाला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 में क्या है? फिर से देखो इडियम है, तो उसकी मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है? यहाँ टॉक थ्रू हिज हैट, ये दिया हुआ है। तो आई डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी, क्योंकि ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट। तो जब देखो कोई आदमी थ्रू हिज हैट बात करता है ना, तो उसकी बात जानते क्या होगी? ये नॉनसेंस होगी, मतलब बकवास कोई करता है। इफ़ समबडी इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग नॉनसेंस, वो बकवास कर रहा है। तो टॉकिंग इग्नोरेंटली तो नहीं होगा। गैरुलसली मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। गैरुलस मतलब होता है बहुत बकवास करता है जब कोई, वो होता है। तो टॉकिंग नॉन स्टॉप, फिलहाल ये सब नहीं होंगे। ये क्या है? टॉकिंग नॉनसेंस। ये चौथा वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है बच्चा? देखो, नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये इतना डिस्पाइट ऑफ, इन्होंने अंडरलाइन किया है। इन्होंने कहा डिस्पाइट ऑफ एन इंक्वायरी वी वन द मैच। सॉरी, इंक्वायरी नहीं, इंजरी है। डिस्पाइट ऑफ एन इंजरी मतलब चोट के बावजूद। बेटा एक बात समझो पहले आप, इंस्पाइट होता है एक वर्ड, इंस्पाइट, इसके साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, के बावजूद। और एक वर्ड होता है डिस्पाइट, ये भी प्रीपोजिशन है। तो खास बात क्या होती है कि देखो, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगना जरूरी है और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। ठीक, ये होता है। तो यहाँ डिस्पाइट के बाद ऑफ गलत है, गलत है। तो यहाँ क्या लगाओगे? इन डिस्पाइट ऑफ। देखो अभी अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ क्या लिखा? इन डिस्पाइट ऑफ। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ होगा, ना कि डिस्पाइट ऑफ होगा, गलत हो गया। यहाँ केवल डिस्पाइट दिया है, हाँ, तो डिस्पाइट एन इंजरी, ये ठीक है। यहाँ इन स्पाइट ऑफ दिया है, तो ये वाला ऑफ नहीं, ये वाला ऑफ होना चाहिए था। देखा ना किस तरह से हमको करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला हो गया। आगे बढ़िए, अब अपना क्वेश्चन देखिए। अगले में क्या दिया है? एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, और वर्ड क्या है अंडरलाइन? एब्जॉल्व्ड। द कोर्ट एब्जॉल्व द डिफेंडेंट ऑफ ऑल चार्जेज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस की कमी के नाते उन्होंने डिफेंडेंट को क्या कर दिया? दोष से मुक्त किया। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, बाइज्जत बरी करना या एक्विट करना कहते हैं। अब इसका अपोजिट होगा तो आरोप लगाना होगा। आरोप लगाने के लिए क्या करोगे? अक्यूज्ड लगा सकते हो, एक वर्ड लगा सकते हो, अलीग्ड लगा सकते हो, कंडेम्ड लगा सकते हो, ये आरोप लगाना, और क्रिमिनलाइज कह सकते हो, और एक वर्ड आता है इसके लिए कन्विक्ट कह सकते हो, कन्विक्टेड, ये सब वर्ड है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, अक्यूज्ड दिया है ये लगा लो आप, अटैक्ड और कंडेम्ड। हाँ कंडेम्ड हो तो सकता था, क्रिटिसाइज्ड नहीं होगा, लेकिन कंडेम्ड और अक्यूज्ड जब दोनों मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने कहा था कि पॉसिबल कंडेम और अक्यूज्ड दोनों था। तो अब यहाँ पे जानते हो कंडेम खास तौर से पनिशमेंट के लिए यूज किया जाता है, जब हम किसी को पनिशमेंट वगैरह देते हैं तो पनिशमेंट देना भी सज़ा देना ही होगा। लेकिन ये एब्जॉल्व आरोप से मुक्त करना और ये एक्यूज्ड आरोप लगाना किसी पर, तो ये ज़्यादा सटीक है। अगर एक्यूज्ड ना होता तो कंडेम्ड लग सकता था। ठीक है, अब यहाँ बात आई प्रायोरिटी की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ये बी क्वाइट अंडरलाइन क्या हुआ है और कह रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर यहाँ कोई गलती है तो लिखा है टीचर आस्क द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स से बोले कि शांत रहो। अब ये तो सुना ही होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्लास के समय में उन्होंने कहा शांत रहो सब लोग। तो ये जो शांत रहने वाला क्वाइट होता है वो क्या होता है? QUIET होता है, ठीक है ना, QUIET होता है। तो ये यहाँ दिया हुआ है क्वाइट, ठीक है, यहाँ भी लिखा है क्वाइट, लेकिन हैव क्वाइट नहीं होता, बी क्वाइट होता है, और यहाँ बीन लिखा है, जबकि होना क्या है? बी क्वाइट। ये तो सुना होगा ना टीचर से बोलते हुए, कीप क्वाइट, बी क्वाइट है, कीप साइलेंट, ऐसे बोलते रहते हैं। तो आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें क्या करना है आपको? एरर ढूंढनी है। आई एम श्योर, यहाँ तो कोई गलत नहीं है। हेलेना वुड पासेज, बेटा देखो एक तो ये वुड लगा है, वुड के साथ क्या है? पासेज। पासेज, पास विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है नाम रोशन करना। तो मुझे यकीन है कि वो मतलब अपना नाम रोशन करेगी। तो वुड के साथ देखो, वुड मॉडल वर्ब हो गई, इसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कहीं ऐसा सुना होगा कि ही वुड गोज, नहीं सुना होगा ना, ही वुड गोज नहीं होता है, ही वुड गो होता है। ठीक, तो पहली बात गलती यहाँ है। दूसरी बात, ये जो वुड है ना, ये वुड भी एक्चुअली गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है आई एम श्योर, आई एम श्योर। तो जब आई एम श्योर प्रेजेंट है, फ्यूचर की बात करोगे तो वुड नहीं विल लगाओगे, और विल के साथ क्या लगाओगे? पास। हेलेना विल पास, ऐसे होगा। ठीक है, तो गलती कहाँ है? ये 2 वाले में गलती है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह भरना है। पढ़ो जरा। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कंसर्न्ड विद द, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स जो हमारे ज़्यादातर मंत्री हैं, वो उनका कंसर्न, उनका सरोकार किससे होता है? विद द डैश ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मैन। आदमी की सेवा से कहीं ज़्यादा उनका क्या होता है? डैश ऑफ द ऑफिस। अब यहाँ क्या है? हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क ऑफ द ऑफिस। हरकुलियन टास्क मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, बहुत जैसे पहाड़ ढकेलने वाला काम हो गया। वियर एंड टीयर का मतलब होता है जैसे डैमेज होते हैं, जैसे सपोज करिए कार वगैरह कहीं लड़ गई तो उसमें जो वियर एंड टीयर होता है उसको कहते हैं जो डैमेज हुआ है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेज़ी के साथ होता है, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ लिखा है लोब्स एंड फिशेज। तो लोब्स एंड फिशेज का मतलब होता है ना मटेरियलिस्टिक गेन होता है। मटेरियलिस्टिक गेन का मतलब हुआ जैसे मान लो भौतिक चीज़ें इकट्ठा करना। मटेरियलिस्टिक गेन मतलब लाभ, खास तौर से ये समझ लो। तो उनको ज़्यादा फिक्र किस बात की होती है? मटेरियलिस्टिक गेन या लाभ के लिए। तो कौन सा लगा दोगे? ये चौथा वाला ऑप्शन यहाँ सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या करना है भैया?
देखिए इसमें अंडरलाइन पोर्शन को इम्प्रूव करना है, अगर यहाँ पर कोई गलती है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी इम्प्रूव नहीं करना है, एप्रोप्रिएट इडियम लगाना है इसकी जगह पर। तो पढ़ लो द सिचुएशन, देखो आई नो एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट, मुझे उसके एक्सीडेंट की एक एक डिटेल पता है। क्यों पता है? क्योंकि आई हर्ड द फैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम हिम, मैंने उसी से सारी चीज़ें पूछी हैं। तो बहुत जेन्युइन सोर्स होगा, अगर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसी से पूछे होंगे तो सोर्स बहुत जेन्युइन होगा। ठीक है, यहाँ दिया है पोर वंस हार्ट आउट। पोर वंस हार्ट आउट का मतलब होता है अपने मन की बात किसी से बता देना। आई हर्ड द फैक्ट डायरेक्टली ना, तो मैंने अपने मन की बात थोड़ी ना बताई है, वो तो उसने बताई होगी, तो ये नहीं होगा यहाँ पे फिलहाल, अब ये गलत हो गया। आई हर्ड, इन्होंने कहा आई हर्ड द फैक्ट स्ट्रेट फ्रॉम हर्स माउथ। हाँ, स्ट्रेट फ्रॉम हर्स माउथ का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बहुत जेन्युइन सोर्स से पता की है। किससे? जेन्युइन सोर्स से आपने पता की है, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही बिलीवेबल, क्रेडिबल सोर्स से आपको पता चली है, सीधे उस व्यक्ति से पूछ के आ रहे हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ये हॉर्स के एडियम्स हैं। चलिए आगे लिखा है स्पीक ऑफ द ए डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब क्या होता है? आप मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नहीं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो जिसका अभी आपने नाम लिया वो अचानक से आ जाए आपके सामने, जिसका हम नाम ले रहे थे, तो उसी को कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, आधा लिखा हुआ है, पूरा ये होता। ठीक है, तो ये यहाँ फिलहाल नहीं लगेगा। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम मतलब ये है कि आपका जो मन कर रहा था करने का, जो काम करने का मन किया था आपने वही किया, ये होता है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। तो इसमें आंसर हो गया सेकेंड वाला। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से इडियम है। तो इन्होंने कहा इस इडियम की मीनिंग बतानी है। बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ आप बोलने जा रहे हैं, बोलते बोलते अचानक आप जीभ अपनी काट देते हैं, ऐसे कहते हैं, क्या करते हैं जब ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है कि मुंह से कोई बात निकलने जा रही थी, निकलते मतलब मुंह से वो बात निकल नहीं पाई, आपने अपनी जीभ काट ली, मतलब कुछ बोलने जा रहे थे, रुक गए, बोलते बोलते रुक गए। तो इसमें क्या होगा? टू अवॉइड सेइंग समथिंग, हाँ यही होगा। ठीक है, टू हैव समथिंग एक्सप्लोर्ड नहीं होगा, स्क्वाल्ड समथिंग ये भी नहीं होगा, और ड्रिंक हैविली नहीं होगा, वही होगा अवॉइड समथिंग सेइंग समथिंग, कुछ कहने से कहते कहते रुक जाना। 18 नंबर पे देखो ये लगाना है, खाली जगह है। बीइंग कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही विनम्र, बहुत ही एटिकेटिक, बहुत मैनर। ठीक है, तो बीइंग कर्टियस दैट्स कास्ट्स यू नथिंग। तो अगर आप कर्टियस हैं, आप विनम्र हैं, तो इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती भाई। कोई कीमत, पैसा लगता है क्या? किसी को प्लीज कहने में, सॉरी कहने में, थैंक यू कहने में पैसा लगता है क्या? कोई कीमत तो नहीं लगती, तो फिर कह दिया करो। ठीक, लेकिन ईगो आगे आ जाता है? ठीक है, तो यहाँ कोई आर्टिकल लगेगा क्या? द, एन, कुछ लगेगा क्या? ये कॉस्ट क्या है भैया? ये वर्ब है, और वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस लगा है। तो वर्ब के लिए कोई आर्टिकल लगता है क्या? वर्ब के लिए कोई आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। अब अगला आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। यहाँ फिर वही इडियम ऑफ मीनिंग ऑफ इडियम है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली में बिल्ली में नहीं, झोले में, बैग में एक बिल्ली है और बिल्ली झोले के बाहर आ जाती है। तो बिल्ली का झोले के बाहर आना, बिल्ली का बैग के बाहर आने का मतलब हुआ कि आपने सारे राज उगल दिए, मतलब टू रिवील द सीक्रेट। ठीक है ना, सीक्रेट खोल देना, स्पिल द बीन्स, ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। और अगला क्वेश्चन है आपको अंडरलाइन पोर्शन, जो अंडरलाइन इडियम है उसकी मीनिंग बतानी है। और इडियम क्या है? ह्यू एंड क्राई। डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल। कोई आरटीएच बिल है, उसके खिलाफ डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? ह्यू एंड क्राई। मतलब क्या होगा? अब डॉक्टर किसी बिल के खिलाफ ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, इसका मतलब वो विरोध कर रहे हैं उस बिल का। ठीक है, उस बिल का क्या कर रहे हैं वो लोग? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगेगा? प्रोटेस्ट। पोस्टपोन करना मतलब टालना होगा, ये नहीं लगेगा। इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना, अबंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना नहीं, बल्कि यहाँ अगेंस्ट लिखा है तो अगेंस्ट में क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बच्चा, यहाँ पे साइनोनिम बताना है आपको। किसका? मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? कुछ बड़ा, कहते हैं ना मेजर फॉल्ट है,
तो मेजर मतलब कुछ बहुत बड़ा के लिए यूज किया जाता है, एक मिलिट्री में मेजर होते हैं, ठीक है। तो क्रिवाइज्ड एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे 21 में, तो इस क्रिवाइज्ड का क्या मतलब होता है बताओ जरा। क्रिवाइज्ड का मतलब होता है ना कि जैसे दो दोस्त हैं उनके बीच में दरार डालना, दरार मतलब एक भेद पैदा करना हो गया। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मेहनती आदमी होता है, उसको कहते हैं लेबोरियस। शैलो का मतलब क्या होता है, छिछला, मतलब जो डीप ना हो, जो गहरा ना हो। कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, सफिशिएंट। कंसिडरेबल का मतलब पर्याप्त, मतलब ये कह सकते हो एनफ है। तो अमाउंट में क्या हो गया, ये आ जाएगा। तो फिर हम मेजर के लिए साइनोनिम में क्या ले लें, कंसिडरेबल ले लें, बड़े के लिए, काफ़ी ज़्यादा के लिए आएगा वो। अच्छा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कर क्या सकते हैं आप, अगर इसको नहीं लेंगे तो मेजर मतलब काफ़ी बड़ा होगा। क्रिवाइज्ड और डिलीजेंट और सैलो तो कहीं से कुछ मतलब किसी कोने से नहीं फिट हो रहे हैं। अच्छा, कंसिडरेबल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और ये भी मेजर मतलब बड़ा हो गया, तो ये आप अमाउंट में इसको लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब एंटोनिम बताना है आपको किसका, एथिकल। एथिक्स सुना होगा ना, एक वर्ड सुना होगा एथिक्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एथिक्स होती है ना, एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नैतिकता को आप क्या लगाओगे, इसका एंटोनिम बनाना है। तो एथिकल, ये एथिक्स नैतिकता हो गई, तो एथिकल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एथिकल का मतलब हो गया नैतिक, ठीक है, ये हो गया नैतिक। अब इसका क्या हो जाएगा, इमोरल। नैतिक का मतलब क्या हो गया, मॉरल, इसका अपोजिट क्या हो गया, ये देखो इमोरल दिया हुआ है, तो चौथा वाला लगा लो। अच्छा, बाकी के मतलब जानना चाहते हो तो वो मैं बता दे रहा हूँ। मॉर्निंग, देखो दो मॉर्न होते हैं, एक MORN, ये सुबह के लिए यूज किया जाता है, एक होता है MOURN। तो ये जो MOURN होता है ना, इसका मतलब होता है शोक, मतलब किसी की डेथ वगैरह पे जो लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, वो मॉर्न होता है, शोक हो गया। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, संबंध विच्छेद करना। जॉयस का मतलब क्या होता है, एकदम हैप्पी, खुश, चीयरफुल होगा, ठीक है। इमोरल तो आपको बता ही चुका, अनैतिक के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भैया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन का है, ये पर्च्ड लिखा हुआ है। पर्च्ड मतलब जैसे कोई जानवर वगैरह कहीं पर बैठता है, या चिड़िया वगैरह कहीं पर, स्पेशली ये चिड़ियों के लिए लगता है, लेकिन पेड़ वेड़ पे बैठने के लिए यूज कर लिया जाता है। लिखा है द कैट क्लाइम्ड द ट्री, ठीक है, बिल्ली पेड़ पर चढ़ी, एंड पर्च्ड इटसेल्फ ऑन अ ब्रांच। तो पर्च्ड, हाँ ठीक है, बैठने के लिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नो करेक्शन लगा दो, क्योंकि ये पार्च मतलब होता है भूनना, तो बिल्ली ब्रांच पर खुद को भून डाली, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर्क्ड भी नहीं होगा इसमें, और पेरिस्ट डिस्ट्रॉय करना भी नहीं होगा। पर्च्ड एकदम से करेक्ट है, नो करेक्शन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। वन ऑफ देयर फ्रेटर्स, फ्रेटर का मतलब क्या होता है, जो मालवाहक जहाज होते हैं, मतलब वो जहाज जिनमें माल लदा होता है। तो कार्गो शिप हो सकता है, या कार्गो प्लेन भी हो सकते हैं, तो मैं कार्गो शिप मान के चल रहा हूँ। इन्होंने कहा वन ऑफ देयर फ्रेटर्स, आगे लिखा है अ नेपच्यून विल बी लीविंग इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में निकलेगा। तो जब ये कहा कि फ्रेटर मैंने कार्गो शिप होता है, तो नेपच्यून क्या हो गया, एक शिप का नाम है, और शिप के नाम के पहले आ नहीं लगता, क्या लगता है, दा लगता है। मैंने कहा था ट्रेन, प्लेन और शिप के नाम के पहले दा लगता है। नेपच्यून शिप का नाम है, दा लगेगा। टाइटैनिक शिप का नाम है, उसके पहले दा लगना चाहिए, तो आ नेपच्यून नहीं, द नेपच्यून होगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्या है, मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब कुछ, मतलब मूड खराब हो किसी बात पे आपका, कुछ ऐसा हो गया जो आपको नहीं पसंद था, यू आर अपसेट। तो अपसेट होने के बाद, गुस्सा होने के बाद जब आप अपना मतलब काम डाउन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है पुल योर सेल्फ टुगेदर। तो फील एजिटेटेड, गुस्से में आना नहीं कहते, बल्कि काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट, तो ये दूसरा वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला करो। अगले में क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है। लेजिटिमेट एकदम सही है। लेजिटिमेट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, लीगल होता है, कानूनन होता है।
प्रोमलगेट एक वर्ड दिया है। प्रोमलगेट का मतलब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, किसी कोई खबर है, कोई न्यूज है, उसको खूब फैलाना, प्रोमलगेट है। स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एग्जैगरेट की स्पेलिंग गलत हो गई, क्योंकि उसमें क्या होगा, EXA इतना सही है, फिर आपको डबल G लगाना चाहिए, डबल GRAERATE, तो इसमें सिंगल G लिखा हुआ, तो ये गलत है, तो ये आंसर सही होगा। एग्जैगरेट में तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, हाइपरबोलिक होता है। प्रोपोगेट तो प्रोपोगंडा फैलाना होता है। स्पेलिंग सही है पर ये आंसर नहीं होगा। प्रोपोगेट प्रोपोगेशन होता है ना, मतलब थोड़ा सा प्रोपोगंडा फैलाना, समझ रहे हो ना, हाँ, दुष्प्रचार टाइप का होता है। फैक्ट नहीं होता, सच नहीं होता, थोड़ा उसी से कुछ सच होगा, मतलब 20% सच होगा, 60% फर्जी होगा, 80% तो प्रोपोगंडा होता है। अब इसमें आपको बताना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। लिखा है 50 रुपीज़ फील्स टू मच फॉर सच अ पेन। ऐसी पेन के लिए 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो मतलब एक ऐसी पेन के लिए 50 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ फील नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सीम्स लगेगा, ठीक है ना। माइंड्स भी नहीं होगा, लुक्स भी नहीं होगा। लुक लगने के लिए नहीं लगता, वो दिखने के लिए लगता, तो लुक से ज़्यादा सटीक है। प्राइस वगैरह बताने के लिए कहते हैं नहीं, ये मतलब इसके लिए इतना तो भैया बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सीम्स लगाना। अच्छा, ये प्राइस मत लगा देना, क्यों, प्राइस जो होता है ना वो नाउन है, आपको वर्ब चाहिए ना यहाँ पे, ठीक, तो वर्ब चाहिए, इसलिए प्राइस नहीं लग पाएगा। अगर आपने लगाया हो तो समझिए कि क्या गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 28 पर, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाना खाता है, मतलब ऐसा आदमी जो एक कढ़ाई सब्जी, एक भगोना दाल, एक कुकर चावल और मतलब 10-15 रोटियां खा जाए, तो समझ लो उसको क्या कहोगे, उसको आप मन में सोच रहे होगे, एक शैतान कहेंगे ना। शैतान नहीं है, उसको क्या कहते हैं, ग्लटन कहते हैं, पेटू, भुक्खड़, ग्लटन कहते हैं इसको। गुलिबिल का मतलब होता है निहायत सीधा साधा, बहुत सरल व्यक्ति होता है ये, ठीक। गैरोलस का मतलब क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले आया था, तब भी मैंने बताया था, गैरोलस टॉक में आया था, जिसमें ना टॉक थ्रू हैट, उसमें आया था टॉकिंग गैरोलस। तो गैरोलस का मतलब क्या होता है, गपोड़ी, गप बहुत मारते हैं ऐसे लोग, तो उनको गैरोलस कहा जाता है, ग्रीडी, लालची होते हैं। आंसर ग्लटन होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या है, एरर आपको बतानी है सेंटेंस में। माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, होता है टीचरों के साथ। अब ये है वर्ब, ठीक है, और ये लिखा है ऑफन, ध्यान रखना। ऑफन का मतलब क्या होगा, ऑफन लगाते ही ये सेंटेंस किस में आ जाएगा, हैबिट में, और जैसे ही सेंटेंस हैबिट का हुआ तो आपका टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, फिक्स। चलिए अब आ जाओ माई टीचर। माई टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई टीचर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, वर्ब में आपको एस या एस लगाना पड़ेगा। तो जो फॉरगेट लिखा है, दैट शुड हैव बीन फॉरगेट्स। माई टीचर ऑफन फॉरगेट्स, भूल जाते हैं, तो फॉरगेट में एस लगाना चाहिए, फॉरगेट्स होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ माई टीचर के साथ फॉरगेट लिखा हुआ है, ये गलत है, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होगा आपका, फॉरगेट्स होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो इसको टेंस, इसकी जो गलती थी वो हो गई फॉरगेट। अब ये वाज, देखो वाज फॉरगेटिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा ना भाई, ऑफन मतलब अक्सर भूल जाते हैं, ये गलत है, और ये भी गलत हो जाएगा। फॉरगॉट ये पास्ट में हो जाएगा, मैंने कहा था ऑफन लगा हुआ है तो पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या करना है, एरर करना है। तो ही आर वेरी थर्स्टी, अरे यार ये तो ब्लंडर हो गया, ही के साथ आर नहीं लगता जी, ही इज होता है, ठीक है। और कोई काल्पनिक सिचुएशन भी नहीं है ये, ही के साथ आर नहीं, ही इज होता है, पहला वाला गलत हो गया। अब ये ना कर पाए होगे तो फिर बहुत ही गड़बड़ है भाई, ये क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। हम 32 पे आ गए, एंटोनीम पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है, 31 है। एंटोनीम बताना है आपको हीटस का। हीटस का मतलब क्या होता है, बहुत ही घिनौना होता है। घिनौना का मतलब क्या होता है, जो सुंदर ना हो, तो एक घिनौना हो सकता है, और एक क्या होता है, कुरूप हो सकता है, अगली हो सकता है, अनअट्रैक्टिव हो सकता है।
लेकिन इसका एंटोनीम बताना है तो ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव हो गया। ठीक, अच्छा लेमेंट क्या होता है? लेमेंट होता है बेटा विलाप। विलाप का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपकी खो जाए, कोई आपसे बिछड़ जाए तो विलाप करते हैं ना, रोते हैं, वो विलाप होता है। हेल्थफुल तो मतलब स्वस्थ आदमी होगा। रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव मतलब ऐसे होता है जैसे आप बीमारी से ठीक हो रहे हो, ठीक है, यू आर रिकवरिंग योर हेल्थ, तो रेस्टोरेटिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। फिर इडियम बताना है आपको, मीनिंग बताइए। लिखा है टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिस्पेंसेबल हो गया। एक वर्ड आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, अभिन्न अंग हो जाता है। जैसे सेलफोन हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फ़ोन है हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल हो गया है, पार्ट एंड पार्सल हो गया है हमारी लाइफ का, तो वही है। चलो ढूंढते हैं। अमिथ है बिल्कुल नहीं, एन ऑब्स्टेकल बिल्कुल नहीं, यूजलेस पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? बहुत अभिन्न अंग, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, तो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट में आओ भैया, तो अगला है आपको डिस्क्रिपेंसी। अब इन्होंने कहा कि इसका क्या बताना है, किसको सब्सटीट्यूट कर दो। तो द मैनेजर नोटिस अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू ऑडिट रिपोर्ट्स। दो रिपोर्टें, दो ऑडिट हुई, दोनों ऑडिट की रिपोर्ट में बहुत बड़ा डैश देखा उन्होंने बिटवीन, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिपेंसी, बड़ा अंतर देखा इन्होंने। क्या देखा? बड़ा ही भेद देखा, बड़ा डिफरेंस देखा। तो क्या देखा? रिलायबल मिस्टेक, सॉरी डेलिबरेट मिस्टेक। डेलिबरेट मिस्टेक नहीं होगी, मेजर डिफरेंस होगा। तो क्या देखा उन्होंने? मैंने कहा ना अंतर देखा, बड़ा भेद, तो एक मेजर डिफरेंस, बड़ा अंतर देखा। सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं, ग्रेट सिमिलैरिटी नहीं, ठीक है, ये अंतर के लिए आता है, डिफरेंस के लिए आता है। नेक्स्ट में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 34। क्या करना है आपको? साइनोनिम बताना है। किसका? डायबोलिकल। डायबोलिकल का देखो, एक हिंदी में वर्ड बताएं। डायबोलिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शैतानी, राक्षसी, पिशाची, प्रेत से, मतलब बुरा का सेंस में आ गया। बुरे के लिए अब साइनोनिम, चलो बुरा का साइनोनिम क्या लगाओगे? साइकोफेंट। साइकोफेंट मीन्स चापलूस। चापलूस का मतलब जो आपकी खुशामद करेगा अपने फ़ायदे के लिए। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ही होता है बहुत ही शिष्ट होता है, बहुत मतलब सभ्य, बहुत ही क्या कहते हैं, भद्र पुरुष होते हैं। सोफिस्टिकेटेड, बड़े पढ़े लिखे, बड़े कल्चर्ड, वेल मैनर्ड। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? जो दूसरों का बुरा चाहता है, मैलिशियस होता है। अ पर्सन हु विशेस एविल फॉर अदर्स, जो दूसरों का बुरा चाहता है, वो हो गया। तो ये तो शैतानी आइडिया हो गई, ठीक है, तो ये साइनोनिम हो सकता है। सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? हेवनली होता है। जैसे अंतरिक्ष में जो भी पिंड हैं, जैसे सन को क्या कहते हैं? एक सेलेस्टियल बॉडी। मून क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। मरकरी, वीनस, इवन अर्थ जिस पर हम लोग हैं, वो सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। जो अंतरिक्ष में जो भी पिंड हैं उनको सेलेस्टियल कहा जाता है। तो विच ऑप्शन वुड यू गो टू? तो इसमें डायबोलिकल का एक ही ऑप्शन मिला, मैलिशियस। मतलब मैलिशियस दूसरों का अहित चाहता है, बुरा चाहता है। और डायबोलिकल क्या होगा? ये भी दुष्ट ही है, तो ये दुष्ट दुष्ट मिल गए एक साथ में। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इनमें क्या है? कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसमें कह रहे हैं क्या? एरर किसमें? स्पेलिंग, स्पेलिंग एरर है। तो स्पेलिंग एरर माउंटेनियरिंग में। तो माउंटेनियरिंग, एक काम करो ना, आप पहले यही समझ लो, माउंटेन की स्पेलिंग क्या होती है? MOUNTAIN। पहले इतना आप ध्यान रखो। माउंटेनियरिंग में माउंटेन होगा और इसके बाद जानते हैं डबल ई लगाइए, उसके बाद RING लगा दीजिए। तो सब ध्यान रखिएगा, डबल ई के बाद RING। तो यहाँ माउंटेन में डबल ई है, यहाँ NOUR है, यहाँ EAR है, यहाँ है माउंटेनियरिंग, लेकिन यहाँ माउंटेन की स्पेलिंग गलत हो गई। माउंटेन में MOUNTAIN होता है, तो यहाँ गलत हो गया। तो ये पहला वाला ऑप्शन है आपके पास जो एकदम से सही है। देखो ये लिखा माउंटेन, ये डबल ई लगाया, ING लगाया, ये पहला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। कम्यूटर, कम्यूटर गलत है। इसमें जानते हो क्या होता है? M डबल होता है, COMM UT,
ये कम्यूट होता है ना, जो लोग रोज़ यात्रा करते हैं। जैसे सपोज करो ये लखनऊ है, जिसकी किसी की जॉब लगी है कानपुर में, तो वो रोज़ सुबह जाते हैं, शाम को चले आते हैं। तो जो रोज़ के यात्री होते हैं उनको डेली कम्यूटर कहा जाता है। तो इसी में आर लगा दो, कम्यूटर हो गया। ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, तो आंसर हो गया। कमीशन की स्पेलिंग सही है, कमेटी की सही है, कैमोफ्लैग की सही है। तो कमीशन आपको पता ही होगा, आयोग होता है, कमेटी मतलब समिति होती है, कैमोफ्लैग सुना होगा। मिलिट्री वालों को देखा होगा ना कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे पेड़ के पत्ते और झाड़ियाँ वगैरह नहीं होते हैं, उसी तरह के वो कपड़े पहनते हैं एकदम से, ताकि वो जंगलों में या पेड़ों के बीच में, झाड़ियों के बीच में छुप सकें, दुश्मन उनको पहचान ना पाए और देख ना पाए। इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। गिरगिट को भी कहते हैं, जिस माहौल में रहता है वैसे रंग बदल लेता है, इसलिए गिरगिट को भी कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 37। क्या बताना है आपको? साइनोनिम बताना है। किसका? वैग्रेंसी होता है। वैग्रेंट क्या होता है बेटा? VAGRANT। वैग्रेंट मतलब होता है ना बेघर आवारा। खास तौर से ये वर्ड यूज किया जाता है बेघर के लिए। कुछ ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर रात बिताते हैं। कभी कभी वो गलत काम, चोरी वोरी इस तरह के कामों में भी लिप्त होते हैं, तो वैग्रेंट होता है। वैग्रेंट का एक दूसरा वर्ड है वैगाबॉन्ड। ठीक है, वैग्रेंट और वैगाबॉन्ड दोनों सिनोनिम होते हैं, तो ये आपका वैगाबॉन्ड है। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना। वेज, VAGUE, वेज का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इन मीनिंग, तो वेजनेस हो गया। फ्रेग्रेंस क्या होता है? महक या खुशबू के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38। इसमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। किसको? ये अंडरलाइन किया हुआ है। द प्लाटर वॉज इंसिपिड सो वी रिफ्यूज टू पे द बिल। प्लाटर का मतलब क्या होता है? थाली। कहीं होटल में बैठते हो खाने के लिए तो कहते हैं भैया एक थाली लगा दीजिए। तो जो थाली थी वो क्या थी? इंसिपिड। मतलब यहाँ थाली का क्या है? यहाँ थाली का मतलब है फूड, भोजन। इनसिपिड का मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, मतलब कोई चीज़ जिसमें कोई टेस्ट नहीं आता, बेस्वाद होता है, इम्पैलेटेबल होता है। तो अब इसी टेस्टलेस के लिए वर्ड ढूंढो। फील्ड विद डर्ट, धूल पड़ी थी, नहीं। लैकिंग टेस्ट, हाँ ये हो गया, उसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए पैसा देने से मना कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए आप वन वर्ड बताओ। मॉर्बिड कंपल्सन फॉर स्टील। तो मॉर्बिड कंपल्सन जहाँ भी आ जाएगा वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? मैनिया यूज करते हैं। ठीक है, अनसप्रेसिबल डिजायर होती है। और स्टील, चोरी करने के लिए जब भी लगेगा तो आप क्या लगा दो? क्लेप्ट लगा दो। ठीक है, ऑब्सेशन है तो क्लेप्टोमेनिया हो जाएगा, डर होता तो क्लेप्टोफोबिया हो जाता। ठीक है, तो ये क्लेप्टोमेनिया होगा। चोर के लिए, चोरी के लिए जब भी कोई वर्ड आएगा तो क्या होगा? क्लेप्ट लगेगा। अब मेगालोमेनिया एक दिन और आया था, ये मैंने बताया था कि मेगा मनी क्या होता है? बड़ा बड़ा। तो मेगालोमेनिया क्या होता है? उनको बड़ी चीज़ों का ऑब्सेशन। तो घड़ी पहनेंगे, बड़ी सी चश्मा लगाएंगे, बड़ा सा घर बनवाएंगे, बड़ा सा गाड़ी लेंगे, बड़ी सी। ठीक है, तो सब कुछ बड़ा बड़ा इनको चाहिए। पायरोमेनिया क्या होता है? पायर माने आग होता है, जहाँ भी PYRE लगा हो तो क्या होगा? आग। तो पायरोमेनिया मतलब आग से, इनको आग के लिए बड़ा मतलब बहुत मज़ा आता है। माचिस होगी तो जानते हो, माचिस की तीली जलाएंगे, फूंक देंगे, बुझ जाएगी, जलाएंगे, बुझाएंगे, जलाएंगे, बुझाएंगे। ये इनको मतलब अच्छा लगता है आग जलाने में, और कहीं आग पकड़ने में, आग से खेलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो पायरोमेनिया होता है। अच्छा, डिप्सोमेनिया, ये डिप्सो जो होता है ना, डिप्स प्यास के लिए लगता है, तो डिप्सोमेनिया क्या होता है? मतलब मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, वो कौन वाला ड्रिंकिंग है पता है ना? हाँ, शराब पीने की सनक होती है तो उसको डिप्सोमेनिया कहा जाता है। तो आपका आंसर भी मिल गया और बाकी वर्ड भी हो गए। चलिए, एक क्वेश्चन बचा आपका 40 वाला ग्रामर में से। अब इसके बाद तो ग्रामर नहीं रहेगी। ग्रामर में एक क्वेश्चन है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है आपको। लिखा है कि लिली हैज़ डेडिकेट हर लाइफ टूवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर। तो हैज़, हैव, हैड। फिर बात करो, परसों वर्षों में ये बात आई थी ना, हैज़, हैव या हैड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैज़ लगा है तो डेडिकेटेड क्या होना चाहिए था? यहाँ डेडिकेटेड होना चाहिए। तो इज डेडिकेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? हैज़ डेडिकेटेड सेकेंड वाला होगा। ठीक, हैड के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये भी नहीं होगा, हैज़ डेडिकेटेड होना चाहिए।
अब देखो हमारे पास क्या है, एक पैसेज है, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में 5 ब्लैंक्स हैं, इनकी जगह पर क्या लगाना है ये हमको ढूंढना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो पढ़िए इनको, क्या लिखा हुआ है बच्चा, लिखा है द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो द कंसेप्ट ऑफ, ये मोटिवेशन पर पूरा है। द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेज ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि व्हाट मूव्स बिहेवियर, आपके बिहेवियर को कौन मूव करा रहा है। इनफैक्ट द टर्म डैश, अब द टर्म डैश, भाई कौन टर्म डैश, किस टर्म की बात कर रहे हैं आप, टर्म तो आप इसी मोटिवेशन की तो बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यही मोटिवेशन यहाँ पे लगा लिया जाएगा। सीधे देखो फिर से कह रहे हैं ना, इनफैक्ट द टर्म डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर। तो मतलब इसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, यही यहाँ पे लगेगा, मोटिवेशन लगेगा। रिफरिंग, क्या रेफर करता है, टू मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश इज गिवन इन टर्म ऑफ मोटिव्स। हमारे जो दिन भर के काम होते हैं, मतलब जो हम करते वरते हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ पर, या हम जो काम करते हैं इज गिवन, तो जो भी करेंगे उसको मतलब मोटिव के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब इसके पीछे इनका मोटिव क्या था, इनका इरादा क्या था, ये से मोटिव आगे लिखा, मोटिव आल्सो हेल्प इन मेकिंग डैश अबाउट बिहेवियर। तो जो हमारा मोटिव है वो हमारे बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करने का काम आता है, ठीक है, पहले से बताने के काम आता है, हमने वो काम क्यों किया उसको प्रेडिक्ट करता है हमारा मोटिव। जैसे कहीं मर्डर हो गया तो उसके पीछे मोटिव देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अ पर्सन विल वर्क हार्ड इन स्कूल, अब देखो समझा रहे हैं कि कोई आदमी स्कूल में बहुत हार्ड वर्क करता है, स्पोर्ट्स में हार्ड वर्क करता है, बिजनेस में करता है, म्यूजिक में करता है, जैसे आप लोग कर रहे हो हार्ड वर्क, इन मेनी अदर सिचुएशंस में करता है। कब, इफ़ he or she has a very strong need for dash, तो यहाँ क्या होगा, नीड फॉर सक्सेस। आप हार्ड वर्क कब करोगे, अगर आपको सक्सेस की ज़रूरत है तभी तो आप हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस की ज़रूरत नहीं तो काहे हार्ड वर्क करोगे, क्या ज़रूरत है, पागल कुत्ते ने काटा है क्या। आगे देखो, हेंस मोटिव आर द जनरल स्टेट दैट एनेबल्स अस टू मेक प्रेडिक्शंस, ये देखो मिला प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो जो हमारा मोटिव है वो एक जनरल स्टेट है जो हमको एबल करता है, सक्षम बनाता है प्रेडिक्शन करने में अबाउट और बिहेवियर एंड मेनी डिफरेंट सिचुएशंस, इन मेनी सिचुएशंस। देखो हम यहाँ लगाए थे ना प्रेडिक्शन, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा है, मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश, ये नहीं, ये मेकिंग, ये वाला गलत बता दिया, थर्ड वाले में कहा था ना, मोटिव आल्सो हेल्प इन मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर। और यहाँ पढ़ के देखो जरा नीचे वाले में, ये वाला वर्ड, मोटिव आर जनरल स्टेट दैट एनेबल्स अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। देखो सेम चीज़ है ना, मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर, यहाँ क्या लिखा है, मेक प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर। तो ये प्रेडिक्शन काट के यहाँ ले जाके लगा लो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अगला वाला हम भर के देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, अ पर्सन विल वर्क, ये सब हो गया ना, ये सब हो गया। सिचुएशन इफ शी हैज़ अ वेरी स्ट्रांग नीड फॉर डैश, तो नीड फॉर सक्सेस यहाँ लगा ही दिए थे। हेंस मोटिव आर जनरल स्टेट दैट enables us to make predictions about behavior in many different situations. In other words, motivation is one of the dash of behavior. तो दूसरे शब्दों में जो मोटिवेशन है वो हमारे बिहेवियर का एक क्या है, हमारे बिहेवियर का निर्धारक, डिटर्मिनेंट, मतलब हमारे जो मोटिवेशन है वो हमारे व्यवहार का डिटर्मिनेंट है, वो निर्धारक है, फैक्टर कह सकते हो, कारक कह सकते हो। ये इंस्टिंक्ट हो सकता है, इंस्टिंक्ट मतलब हमारा मूल स्वभाव हो सकता है, हमारा ड्राइव हो सकता है, हमारी नीड हो सकती है, हमारा गोल हो सकता है, हमारा इंसेंटिव हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मोटिवेशन के अंडर में आती हैं, जो हमको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो मोटिवेशन होगा, ये बात तय है। दूसरे में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या चीज़ है गिवन इन द टर्म्स ऑफ मोटिव, इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आ जाओ आप, ये रहा आपका आंसर।
पहला वाला क्या है, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन। तो पहले में तुमने क्या ही दिया था कि मोटिवेशन टर्म के लिए यूज किया है तो मोटिवेशन होगा। दूसरे में क्या करोगे, तो दूसरे में क्या होगा, इंसेंटिव है, गोल है, बिहेवियर है या मोटिवेशन है। ठीक है, तो दूसरे में क्या होगा, बार बार वही बात आई ना, हमारा बिहेवियर 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 को तो बार बार पढ़ रहे हो, एक बार फिर देख लो आप यहाँ पे। तो इन्होंने कहा, अब आओ, हाँ, तो मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश इज गिवन इन द टर्म ऑफ मोटिव। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, ऑफ बिहेवियर, बार बार यही आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, हम जो बिहेवियर करते हैं वो किस में देखने को मिलता है, हमारे मोटिव्स में मिलता है। अच्छा, तीसरे वाले में तो पहले ही कर दिए थे, मेकिंग प्रेडिक्शन। ठीक है, मेकिंग प्रेडिक्शन। अब यहाँ नीड फॉर सक्सेस होना चाहिए। ठीक है, दो एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, नीड फॉर, यहाँ पे क्या होगा, मेकिंग प्रेडिक्शंस दिया है ना, मेकिंग प्रेडिक्शंस। अच्छा, अगला वाला देख लो, तो अगला वाले में नीड फॉर, अगर मतलब आप कहीं भी रहोगे तो हार्डवर्क कब करते हो, अगर आपको क्या है, अगर आपको नीड है, नीड फॉर मोटिवेशन की, नीड फॉर ग्रो की, नीड फॉर डिजायर की, नीड फॉर अचीवमेंट्स। हमने कहा था नीड फॉर सक्सेस, तो नीड फॉर सक्सेस नहीं है तो नीड फॉर अचीवमेंट लगा लो, और क्या। और आखिरी वाले में हमने क्या बताया था कि ये हमारे बिहेवियर का निर्धारक है, ये था ना। तो दूसरे शब्दों में मोटिवेशन इज वन ऑफ द डैश ऑफ बिहेवियर, मोटिवेशन हमारे बिहेवियर का निर्धारक है। निर्धारक मतलब जो हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो वेज नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा, कॉजेज नहीं होगा, क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक पैसेज है जो बहुत बड़ा सा है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले तो आपको थीम बतानी है। ठीक है, थीम बतानी है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, ऑथर्स ओपिनियन क्या है, सोशल मीडिया के बारे में राइटर की क्या ओपिनियन है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। थर्ड है एक्यूरेट, एक वर्ड है एक्यूरेट का एंटोनिम। तो एक्यूरेट का एंटोनिम तो इसे भी समझ सकते हो, रिलायबल तो साइनोनिम हो जाएगा, प्रिसाइज साइनोनिम हो जाएगा, करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा, इनएग्जैक्ट यही होगा, क्योंकि बाकी कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो बिना पढ़े भी हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलने का इनमें से क्या एक कारण नहीं है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। लैक ऑफ एजुकेशन दे दिया, क्रिटिकल थिंकिंग दे दिया, और कंपनीज फेलियर दे दिया, और डिज़ायर ऑफ पीपल टू एंगेज इन कंट्रोवर्शियल, मतलब लोगों को कंट्रोवर्शियल इशूज में अटकने की इच्छा ही होती है। और इन्होंने कहा इनेबिलिटी टू डिसर्न बिटवीन क्रेडिबल सोर्स, मतलब हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम उसमें जो क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय है और जो फेक है, हम उसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते। इतनी चीज़ें दी हैं, देखेंगे कि कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया हुआ है, और आथर्स पर्पज, इस पैसेज को लिखने का उनका पर्पज क्या है। जाहिर सी बात है, लग तो रहा है अवेयरनेस फैलाने के लिए है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज बहुत लंबा चौड़ा है, हेल्दी है, तो आराम से हम थोड़ा मतलब जल्दी से पढ़ते चले जाएंगे, आप सुनते रहिएगा। द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ अनडाउटेडली चेंज द वे वी कम्युनिकेट विद वन अनदर। बात समझ में आ गई, सोशल मीडिया आने से हमारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल गया है। इट हैज़ कनेक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वॉइसेज दैट वर वंस साइलेंट। इसने दुनिया भर में लोगों से बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया और उनको भी आवाज़ दी जिनकी आवाज़ बहुत पहले साइलेंट कर दी गई थी। हाउएवर एज विद एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया हैज इट्स डाउन साइड्स। तो सोशल मीडिया के अपने डाउन साइड भी हैं, सीधे नेगेटिव में चले आए, कुछ पॉजिटिव बातें बताई और सीधे नेगेटिव में आ गए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डाउन साइड क्या है कि स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यही क्वेश्चन था कि इसकी सबसे ख़राब बात क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल जाती है, गलत सूचना। विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया एनी वन कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन जा रहा है, विच मीन्स दैट एनी वन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विदाउट फैक्ट चेकिंग। आदमी बिना फैक्ट चेकिंग के इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, ठीक है, और कंसिडरिंग द कंसिक्वेंसेज, इसके परिणाम की वो चिंता नहीं करता। दिस हैज़ लेड टू अ प्रोलिफरेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। प्रोलिफरेशन थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि प्रचार हो जाता है,
तो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन का प्रचार हो जाता है और उसमें कंस्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, होक्सेस भी हो सकते हैं और कैन क्विकली स्प्रेड एंड काज हार्म। तो मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी तो नुकसान होता है ना इससे। नेक्स्ट में आ जाओ, आगे लिखा है कि ऑन रिसेंट एग्जाम्पल, एक रिसेंट एग्जाम्पल है कोविड-19 पैंडेमिक का। सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस एंड द वैक्सीन। ठीक, काफ़ी गलत सूचनाएं आ रही थी। False claims about the safety and effectiveness of the vaccines have caused many people to be hesitant। मतलब कई लोगों ने तो हिचकिचा रहे थे तो कुछ तो आउटराइट रिफ्यूज, मतलब तुरंत एक झटके में ना कह दिया वैक्सीनेशन के लिए। दिस इन टर्न हैज़ लेड टू द यही प्रोलॉन्गेशन, इससे क्या हो गया, प्रोलॉन्गेट हो गया, मतलब क्या हुआ, लंबा हो गया ना, पैंडेमिक थोड़ा लंबा चल गया। ठीक है, और लॉस ऑफ मेनी लाइफ, बहुत से लोगों की जान गई। द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेन, ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट इट हैज़ बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज। However, the speed and ease with which misinformation can spread on social media have made it a particularly pernicious problem। तो पहले इतनी तेज़ी से नहीं फैलता था, अब सोशल मीडिया की वजह से मतलब सेकेंडों में फैल जाता है और ये परनिसियस मतलब बहुत ही घातक, बड़ी ही खतरनाक, नुकसानदायक सिचुएशन मॉडर्न वर्ल्ड के सामने खड़ी कर दी है। थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास में क्या हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन यूज टू सो डिस्कॉर्ड। तो मिस इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में भी यूज हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो इसमें क्या करते थे, डिस्कार्ड करने के लिए और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजी रिजाइम यूज्ड प्रोपेगेंडा to spread false information about Jews, Roma and other targeted groups in order to justify their persecution। जो अत्याचार जुल्म कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने के लिए तो ज्यूज और रोमास के खिलाफ उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया था। एंड अल्टीमेटली देयर एक्सटर्मिनेशन, मतलब उनको मतलब समूल नष्ट करने के चक्कर में पड़ गया था हिटलर। सिमिलरली ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जब कोल्ड वार चल रहा था तब बोथ दोनों यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका भी और सोवियत रूस भी यूज्ड प्रोपेगेंडा टू डिमोनाइज अदर, तो दूसरे को मतलब शैतान साबित करने के लिए, दूसरे को बदनाम करने के लिए, बुरा साबित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते थे और स्वे पब्लिक ओपिनियन। आगे लिखा है कि द डिफरेंस नाउ इज़ दैट, अब का डिफरेंस पहले से अब में क्या डिफरेंस है कि सोशल मीडिया हैज़ मेड इट ईजियर, अब सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत आसान हो गया देन एवर टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक, अ सिंगल पोस्ट या ट्वीट कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल, अब समझ ही रहे हो, विद इन सेकेंड्स, एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट मिस इन्फॉर्मेशन वंस इट हैज स्प्रेड। एक बार कोई गलत सूचना फैल गई तो उसको काउंटर एक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता, भाई इतना आसान काम नहीं होता काउंटर एक्ट करना। नेक्स्ट आ जाओ, सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हमें करना क्या चाहिए। आंसर इज नॉट सिंपल बट इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन। शुरुआत क्या होगी, पहले आप अवेयर करो, लोगों को एजुकेट करो। वी नीड टू टीच पीपल, हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है हाउ टू थिंक क्रिटिकली, ये हो गया क्या उपाय है, कैसे रोक सकते हो, हाउ टू थिंक क्रिटिकली, तो हाउ टू फैक्ट चेक, कैसे हम सत्य का पता लगाएं। क्रिटिकली मतलब कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है। हाउ टू डिसर्न बिटवीन क्रेडिबल सोर्स, ये भी है ना कि हाउ टू डिसर्न, कैसे हम डिफरेंस कर पाएँ क्रेडिबल सोर्स मतलब भरोसेमंद जो सोर्स है और फेक न्यूज़, इसमें अंतर कैसे कर पाएँ। वी आल्सो नीड टू होल्ड सोशल मीडिया कंपनीज अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। जो सोशल मीडिया कंपनी है, व्हाट्सएप है, ठीक है, और ट्विटर वगैरह जो भी हैं, तो इनको अकाउंटेबल मतलब इनको जिम्मेदार माना जाए अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है तो। और इनको चाहिए कि ये इंश्योर करें कि दे आर डूइंग देयर पार्ट टू कम्बैट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, को इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के प्रति अवेयरनेस वगैरह बढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है थीम क्या है इसकी, तो बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, नहीं बेनिफिट नहीं, इसके खतरे भी इन्होंने बताए हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन कम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को से निपटने में एजुकेशन का क्या रोल है। देखो ये लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, शुरू में पूरे पैसेज में क्या है कि सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन, सोशल मीडिया के कह सकते हो फ़ायदे और नुकसान इस तरह से
इस पर ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोगेंडा, भैया प्रोपोगेंडा का सिग्निफिकेंस इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने कहा डेंजर्स ऑफ स्प्रेडिंग फास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। मेन मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया पे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उसके खतरे क्या हैं, तो ये चौथा वाला होना चाहिए। पूरे पैसेज की जो थीम थी वो ये थी, यही बताना वो चाह रहे थे, ये उनका पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ओपिनियन अबाउट सोशल मीडिया ऑन दिस पैसेज। सोशल मीडिया के बारे में इनकी क्या ओपिनियन है, तो जो इनकी थीम है वही पैसे वही ओपिनियन है। तो देखो लिखा है सोशल मीडिया इज़ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन दैट हैज़ मेनी बेनिफिट्स। केवल बेनिफिट की तो इन्होंने नहीं बात की है ना, इनको ये क्या करना था, इनका ओपिनियन ये था ना इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके कंसिक्वेंसेस गड़बड़ है। ये है सोशल मीडिया हैज़ हैड अ मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया। भाई किसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो बात नहीं है। सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया फॉल्स इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड के लिए जिम्मेदार है, बट इट्स इम्पैक्ट एज अ सोशल मीडिया अदरवाइज न्यूट्रल। लेकिन सोशल मीडिया पर का जो इसका और इफेक्ट है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल नहीं भाई, निगेटिव इफेक्ट है। आधी बात सही है आधी गलत है। चौथे में सोशल मीडिया है चेंज द वे ऑफ कम्युनिकेट। ठीक है, हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसका तरीका इसने बहुत बदल दिया, ये बात सही है। बट हैज़ आल्सो ब्रॉट आउट सिग्निफिकेंट निगेटिव कंसिक्वेंसेज। लेकिन इसके निगेटिव कंसिक्वेंस भी है, यही बात तो है जो सही सही इन्होंने कही है। इसमें चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक्यूरेट का अपोजिट तो इनएग्जैक्ट ही होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो। तो इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज। इनमें से एक कौन है जो कारण नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का। तो लैक ऑफ एजुकेशन, ये तो कारण है। क्रिटिकल थिंकिंग, तो एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है सोशल मीडिया यूजर्स के बीच में। तो ये बात तो इन्होंने सही कही है ना, सही है तो आंसर नहीं होगा। सोशल मीडिया कंपनियों की फेलियर टू रेगुलेट फास्ट इन्फॉर्मेशन, ये बात भी सही है तो आंसर नहीं होगा। डिज़ायर ऑफ पीपल टू इंगेज इन कंट्रोवर्शियल, क्या लोगों की इच्छा होती है कि कंट्रोवर्शियल और सेंसेशनल कंटेंट में शामिल हों, ये बात इन्होंने नहीं कही है। तो ये क्या होगा, यही नॉट कारण, ये कारण नहीं है। ये देखो इनएबिलिटी टू डिस्टर्न बिटवीन क्रेडिबल सोर्स एंड फेक न्यूज़, मतलब विश्वसनीय और फेक न्यूज़ के बीच में हम डिफरेंस नहीं कर पाते, ये बात भी इन्होंने कही थी। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो थर्ड वाला ही बचा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। ऑथर का पर्पज क्या है, क्यों लिखा है उन्होंने इसको। टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बेनिफिट से इन्होंने गिनाए हैं क्या, बेनिफिट तो उन्होंने थोड़ा सा गिनाया है। आगे लिखा है टू परसुएड रीडर्स टू डिलीट देयर सोशल मीडिया अकाउंट। कहाँ कहा इन्होंने कि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो। ठीक है, टू वार्न रीडर्स ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्प्रेडिंग फास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। ये रीडर्स को अवेयर कर रहे थे, वार्न कर रहे थे कि अब जो सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो उसका खतरा क्या है। हाँ, ये बात कही इन्होंने, यही पर्पज़ भी था इनका। क्या ये एक्सप्लेन कर रहे थे द हिस्ट्री ऑफ प्रोपोगेंडा। अरे नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन की हिस्ट्री पे नहीं गए थे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री इन्होंने ली थी, लेकिन ये पर्पज नहीं था, पर्पज था हमको अवेयर करने का। ठीक है, तो ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए किसके। आज था हमारा 5 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, अभी थर्ड शिफ्ट बाकी है, तो 50 क्वेश्चन आज के हम लोगों ने कर दी। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में कल। ठीक है, और मैंने कल आप लोगों से कुछ पूछा था कि हम लाइव आना चाहते हैं, बताइए कहाँ से शुरू करें, तो आपकी राय का इंतज़ार है हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे और फिर जल्दी ही ये पुलिस वाली भर्ती हो जाए उसके बाद शुरू करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।